Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 14, Forests are Lifeline. तो हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमारी लाइफ के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 14, फॉरेस्ट आर लाइफलाइन्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट मीन्स जंगल, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, अदर बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और फूड चेन के बारे में। तो फॉरेस्ट क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें बहुत सारा एरिया है, अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फॉरेस्ट अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है। ठीक है, उसके बाद कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट कोल्ड रीजन में मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है उसमें मैक्सिमम वेराइटी होती है वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की, सबसे ज़्यादा वेराइटी होती है वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज की। उसके बाद फॉरेस्ट मीन्स जंगल, यानी फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं। एनिमल्स जैसे कि मंकीज, एलिफेंट्स, बियर, डियर, टाइगर, लायंस और जैकल्स ऐसे रीजन में हमें मिलते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। ठीक है, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स तक हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो 4 लेयर्स होती हैं फॉरेस्ट की। सबसे पहले आती है कैनोपी जो होती है रूफ। तो जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज हैं, वो अलग लेयर फॉर्म करते हैं। जो टॉल ट्रीज हैं वो बनाते हैं रूफ, जो कि सनलाइट नहीं आने देते हैं ग्राउंड तक। तो यही रूफ टाइप छत जैसी जो कवरिंग है जो फॉरेस्ट पर, तो ये जो रूफ टाइप यानी छत जैसी जो कवरिंग है जो ट्रीज बना लेते हैं फॉरेस्ट में, ये कहलाती है कैनोपी। उसके बाद आती है क्राउन, ब्रांची पार्ट, जो पार्ट है ब्रांचेस के जो कि स्टेम के ऊपर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्राउन ऑफ ट्री। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेयर्स, जो दूसरे प्लांट्स हैं जो कि क्राउन के नीचे ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग हाइट के हैं, वो हॉरिजॉन्टल लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अंडर स्टोरीज। हर्ब्स जो है स्मॉल प्लांट्स हैं जो लोएस्ट लेयर बनाते हैं अंडर स्टोरीज की। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कैनोपी, बड़े बड़े जो ट्रीज हैं वो कैनोपी बना रहे हैं। उससे जो छोटे ट्रीज हैं, लोअर फ्रूट ट्रीज हैं, वो थर्ड लेयर बना रहे हैं, श्रब्स हैं सेकेंड लेयर बना रहे हैं, और छोटे छोटे हर्ब्स फर्स्ट लेयर बना रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर फॉरेन लीव्स, ट्विग्स, फ्रूट, सीड्स, डेड और डिकेइंग मैटर से कवर्ड होता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स, वर्म्स, बीटल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं यहाँ पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, यहाँ मैटर से कन्वर्ट करते हैं उसको डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स सॉइल को रिच बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स में। हीट इवॉल्व होती है इस प्रोसेस पे, जिससे जो फ्लोर है वो वार्म रहता है। उसके बाद गिरे हुए सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स जैसे इंसेक्ट्स, डेड इंसेक्ट्स, ट्विग्स क्या करते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से, और ह्यूमस और हीट फॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या करना है? हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं कि हीट इवॉल्व होती है जब किसी मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें? कुछ वेजिटेबल वेस्ट चाहिए। क्या क्या प्रोसीजर इसका? हमें एक पिट बनाना है, ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा खोदना है, उसमें वेजिटेबल वेस्ट भरना है, उसको सॉइल से कवर करना है, ऑब्जर्व करनी है हमें अपनी उस ऑब्जर्व करनी है उसकी अपर लेयर। 3-4 दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? जो अपर लेयर है सॉइल की वो वार्म फील हो रही है। कंक्लूजन क्या है? हीट इवॉल्व हो रही है डिकम्पोजिशन के टाइम ऑर्गेनिक मैटर के। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव वे में हमारी लाइफ में। ठीक है, हमारी लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ प्रोडक्ट्स क्या हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं? सबसे पहले तो है खाना, बहुत सारे फ्रूट, स्पाइसेस, टी, कॉफी, बीन्स, हनी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉर्डर, फॉरेस्ट से हमें इंपॉर्टेंट सोर्स मिलती है फूड की, जो कि हम कैटल्स को देते हैं। जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो फॉर्डर खाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रासेस, ट्रीज, श्रब्स आते हैं जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं। उसके बाद फ्यूल, रूरल एरियाज में वुड यूज होता है एज फ्यूल। वुड से ही लोग खाना बनाते हैं और बाकी का काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं। ये जो वुड है ये भी फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है टिम्बर। टिम्बर जो है ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, इससे पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग बनाई जाती है। जो टीक और
साल ट्री है वो प्रोवाइड करती है टिम्बर, फर्नीचर और घर बनाने के लिए। उसके बाद हमें फॉरेस्ट से मिलती है मेडिसिन, बहुत सारी हर्ब्स जो है वो फॉरेस्ट में मिलती हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिनको हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो चिंचोना, आंवला, बबूल, एलोवेरा कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। तो इनके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे गम, रेजिन, रबर, ऑयल, डाई, परफ्यूम, जिनका ओरिजिन फॉरेस्ट में होता है। फिर हैबिटेट, फॉरेस्ट में हैबिटेट होती है यानी कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का ये घर होता है, जैसे इंसेक्ट, स्पाइडर, स्क्विरल, आंट, वर्म, डियर, वॉल्व्स, कैट, टाइगर, एलिफेंट्स और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। यहाँ तो बस आपको थोड़े से ही नाम दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स मिलते हैं फॉरेस्ट में, साल, टीक, शीशम, फिग, खैर, आंवला, जामुन कॉमन ट्रीज है। बहुत सारे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स मिलते हैं, प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं सॉइल में, ग्राउंड के ऊपर। हमें कुछ प्लांट्स मिलते हैं जो कि ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की ट्रंक्स पर या ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ ट्री होल्स में रहते हैं, कुछ बार्क में रहते हैं ट्रीज की, ठीक है। बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आज भी फॉरेस्ट में रहते हैं। उसके बाद गम्स, रेजन्स और वैक्स, तो फ्रूट, सीड्स और लीड्स के अलावा फॉरेस्ट बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं, जो एज रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि गम, रेजिन और वैक्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। दूसरे बेनिफिट्स क्या है फॉरेस्ट के? इसके अलावा भी फॉरेस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कुछ नेचुरल फिनोमिनास को, जैसे कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो जब टॉप सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल की लेयर होती है, जब बारिश की वजह से बह जाती है, विंड की वजह से बह जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसका सॉइल इरोजन हो गया है। तो जो रूट्स है प्लांट्स की, वो क्या करती है, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो जितने भी डेंस फॉरेस्ट है वो प्रिवेंट करते हैं रेन ड्रॉप्स को, ताकि वो डायरेक्टली ना गिरे सॉइल पर फुल फोर्स के साथ, जिससे सॉइल फ्लो होकर ना जाए, इससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाए। उसके बाद फॉरेस्ट जो है फ्लड को कंट्रोल करते हैं। तो जब बहुत सारी बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है। तो फॉरेस्ट अब्जॉर्बर, एज अ अब्जॉर्बर वर्क करते हैं रेन वाटर के। जो प्लांट की रूट्स हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, तो जो वाटर है अब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रीज अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे जो वाटर है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है, फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है, वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है। तो इस तरीके से फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है और वाटर टेबल भी मेंटेन की जा सकती है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल को भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो वाटर जो है ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से, एक्सेस वाटर इवापोरेट हो जाता है लीव्स के थ्रू, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में। जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है, जो कि हमारी अर्थ पर रेन की फॉर्म में आती है। इससे जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद गैसेस का जो बैलेंस है वो बना रहता है एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ज्यादातर जो ऑक्सीजन है जो हमारे प्लैनेट पर आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस से आ रहा है, इसलिए हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं हमारी अर्थ की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। सेकेंडली, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो फॉरेस्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इससे बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में। अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो। उसके बाद बैलेंस दिखाया है, प्लांट और ट्री से ऑक्सीजन निकल रहा है, एनिमल्स उसको ब्रीथ कर रहे हैं। एनिमल्स जो है, एनिमल्स एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं, ऐसी साइकिल चलती है और बैलेंस बना रहता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट बहुत नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए। अगर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो नेचुरल इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्म पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होती है फॉरेस्ट की। ह्यूमन बींग्स जो एक्सप्लॉइट कर देते हैं अपने फॉरेस्ट को, ठीक है, नंबर ऑफ फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को एक बड़े स्केल पर काटा जा रहा है उनसे वुड ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, वहां पर फॉरेस्ट काटकर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं।
तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ों को काटना इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए फॉरेस्ट को काटना क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, अपने प्लानिट को बचाना चाहिए। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना, ठीक है। फायर फॉरेस्ट से बचाना, फॉरेस्ट में कई बार आग लग जाती है जिससे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, कुछ जो घास चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में जाकर ग्रास के साथ साथ कुछ यंग और यूजफुल प्लांट्स भी खा जाते हैं। नेक्स्ट इज फूड चेन। तो फूड चेन एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे कनेक्टेड होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल फूड चेन है ये हमें दिख रहा है, जैसे कि इस फूड चेन को हम ग्रासलैंड फूड चेन बोल रहे हैं। बहुत सारी फूड चेन हमारी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है। एक्वेटिक फूड चेन होती है, बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है। तो कनेक्टेड फूड चेन के बारे में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सन की हीट से क्या बन रहा है? सन की हीट से प्लांट खाना बना रहा है, प्लांट्स को ग्रास हॉपर खा रहे हैं, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ये ईगल खा रही है। तो ऐसे ये चेन चल रही है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं, तो ये फूड चेन आपस में कनेक्ट होकर फूड वेब बनाती है। फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है। एक एनिमल खाता है दूसरे एनिमल को सेम लेवल पर दूसरी फूड चेन से, ठीक है, या फिर खाया जाता है किसी दूसरे एनिमल के द्वारा उसी दूसरी फूड चेन से, ठीक है। सेम लेवल की लेवल बटे हुए ना यहाँ पर, जैसे फूड वेब है यहाँ पर लेवल्स बटे हुए हैं, जैसे ये एक लेवल में है, उसके बाद ये एक लेवल में है, तो ऐसे लेवल बटे हुए होते हैं। तो ग्रास जो है दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ग्रास हॉपर के अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ग्रास हॉपर को बर्ड्स खाती हैं, ठीक है। उसके अलावा रैट भी खाते हैं। ऐसे बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड होती है इसी तरीके से, और ये वेब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फूड वेब। फाइन। नाउ न्यू वर्ड्स। फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल अनकल्टिवेटेड लार्ज ग्रीन एरिया। क्राउन क्या है? ब्रांच पोर्शन ट्री का। प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ों को काटना बड़े स्केल पर। रिफॉरेस्टेशन क्या है? पेड़ों को लगाना बड़े स्केल पर। नाउ लेट्स रिवाइज, जो भी पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। फॉरेस्ट क्या है? लार्ज नेचुरल ग्रीन एरियाज हैं जो कि हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, हमने कल्टीवेट नहीं किया है। टॉल ब्रांचेस जो है ट्रीज की रूफ बनाती है जिसको हम कैनोपी बोलते हैं। फॉरेस्ट की ब्रांच पोर्शन जो है ट्रीज का ट्रंक के ऊपर वो कहलाता है क्राउन। उसके बाद स्मॉलर प्लांट्स फॉर्म करते हैं लोअर रेयर फॉरेस्ट की जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टोरीज। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फूड, फॉडर, शेल्टर, टेम्पल, मेडिसिन और बहुत सारे सब्सटेंसेस। फॉरेस्ट प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, रेगुलेट करते हैं वाटर साइकिल और कंट्रोल करते हैं फ्लड को। प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलिनेशन, डिस्पर्जल और न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। हमें कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए एफॉरेस्टेशन के द्वारा, ओवरग्रेजिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? तो आंसर इज प्लास्टिक। ग्रास क्या है? एक प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। ग्रास अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस करती है। ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से खाना खुद ही बनाते हैं, इसलिए वो एक प्रोड्यूसर है। एफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज है। ट्री टॉप क्या बनाता है? कैनोपी बनाता है। सॉइल इरोजन किसकी वजह से होती है? डिफॉरेस्टेशन से होती है। फॉरेस्ट फ्लोर किससे कवर्स होता है? लीव्स एंड ट्विग्स। उसके बाद डैश रिलीज न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, तो आंसर इज डिकम्पोजर्स। फॉरेस्ट रेगुलेट डैश साइकिल, तो आंसर इज वाटर साइकिल। Dash are producers, green plants. Herbivorous are primary consumer, जो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पर हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। True false, plants get carbon dioxide from animals, this is true. Beverages are not obtained from plants, this is false. Beverage जैसे कि टी और कॉफी प्लांट से ही मिलती है हमें। Food chain maintains balance in nature, this is true. Food web is interaction of many food chain, this is true. Forest fire destroy large area of forest, this is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.